हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन की। अगर दो या दो से ज्यादा इंडक्टर्स हमारे पास है, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास उन इंडक्टर की नेट इंडक्टेंस क्या होगी। अगर उन दो या दो से ज्यादा इंडक्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेट इंडक्टेंस जो आएगी वो क्या होगी। तो एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो मैं इंडक्टेंस बोल रहा हूं ना, ये इंडक्टर की खास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टेंस इंडक्टर की एक खास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो करंट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। इंडक्टेंस जो है ना, वो इंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है, तो ऐसे ही इंडक्टर की भी एक खास प्रॉपर्टी है जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर जो है उसके कई नाम है, जैसे कि इसको हम चोक भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं, रिएक्टर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर से अगर करंट फ्लो होता है ना, तो ये करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। यानी कि ये चाहता है कि अगर उसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट रहे। सर्किट के अंदर करंट को बैलेंस रखने का ये काम करता है। इसकी अगर आपको फुल डिटेल चाहिए, इंडक्टर की जानकारी अगर आपको चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा, वहां जाइए और इंडक्टर के बारे में पढ़िए। यहां हम इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिक्र करने वाले हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले हम इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और उससे जो हमें नेट इंडक्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, वो देखो। हमने दो इंडक्टर लिए हैं। पहले वाला जो इंडक्टर है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 कंसीडर कर ली, इसकी अपनी खुद की सेल्फ इंडक्टेंस है जिसको हमने L2 से कंसीडर कर लिया। करंट हम यहां से फ्लो करवा रहे हैं। सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगा, यानी कि जितना करंट इस इंडक्टर से पास होगा उतना ही करंट अगले वाले इंडक्टर से पास होगा, यानी करंट की वैल्यू जो है ना वो सेम रहेगी। सीरीज में इस चीज का ध्यान रखो कि करंट जो है वो सेम रहेगा, बट पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ जो है ना वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। पहले वाले इंडक्टर की जो ईएमएफ है वो हमने E1 कंसीडर कर ली, दूसरे वाले इंडक्टर की ईएमएफ जो है हमने वो E2 कंसीडर कर ली। अब ध्यान से देखो कि जो चीज आपको डिफरेंट लगती है ना, उसी चीज पर पहले फोकस करो। आपको यहां पर ईएमएफ यानी वोल्टेज डिफरेंट लगेगी, तो सबसे पहले आप वोल्टेज पर फोकस करो। आप ईएमएफ पर ध्यान दो कि ईएमएफ यहां डिफरेंट है, इसकी ईएमएफ अलग है, इसकी ईएमएफ अलग है, तो हम टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं। दोनों इंडक्टर की ईएमएफ को आप जोड़ दो, इनको कंबाइन कर दो, इनका सम कर दो, आपके पास यहां से लेकर यहां तक की टोटल ईएमएफ आ जाएगी। तो हमारे पास नेट ईएमएफ जो आएगी, नेट ईएमएफ जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, E1 प्लस में E2। देखो मैंने करंट का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करंट हर एक इंडक्टर से सेम है और पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है, और मैं कह रहा हूं कि जो चीज आपको अलग लगती है सबसे पहले आप उसको चूज करो। तो हमने यहाँ पोटेंशियल अलग है, ये ईएमएफ अलग है, तो हमने पहले ईएमएफ को चूज कर लिया, तो हम टोटल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं E1 प्लस में E2। नेट ईएमएफ आपको पता है कि किसी भी कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये चीज मैंने फैराडे लॉ में बता रखी है। आप वहां पर अगर आपने फैराडे लॉ के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जानकारी नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां भी जाइए और फैराडे लॉ को देखिए। यहाँ पे हमारे पास किसी भी कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, उस ईएमएफ इंड्यूस की जो वैल्यू होती है वो होती है -L/di/dt। इट मीन ये इंडक्टर से अक्रॉस पोटेंशियल है। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस थ्रू द इंडक्टर। इंडक्टर का पोटेंशियल है ये, इज इक्वल टू E1 माइनस में L1 di/dt। ईएमएफ मेरे पास किसके बराबर होती है, -L/di/dt। ये चीज मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर पढ़ा रखी है। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर मैंने इंडक्टर की ईएमएफ यानी कि वोल्टेज अक्रॉस फाइंड आउट करवाई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाइए और सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़िए। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो -L/di/dt के बराबर होती है। ईएमएफ की जगह मैंने लिख दिया -L/di/dt E1। अगर मैं पहले वाले की ईएमएफ निकालूं तो वो इंडक्टर पहले वाला होगा, तो मैंने E1 लिख दिया -L1 di/dt। प्लस में अगर हम E2 देखें तो E2 देखेंगे तो वहां पे इंडक्टर भी कौन सा होगा, दूसरा, यानी कि ये हमारे पास दूसरे की सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो E2 जो होगा हमारे पास वो होगा -L2 di/dt।
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास जो मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का एल वन डी आई बाई डी टी और माइनस का एल टू डी आई बाई डी टी। तीनों में डी आई बाई डी टी कॉमन है, तो हम डी आई बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का L1 और माइनस का L2, और डी आई बाई डी टी दोनों में कॉमन है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं माइनस L1 और माइनस L2, और दोनों में कॉमन जो है वो डी आई बाई डी टी है। यहां से डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कैंसिल होगा, तो हमारे पास माइनस एल इज इक्वल टू, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, अंदर रह गया L1 प्लस में L2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आई है वो आई है L1 प्लस में L2। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास इंडक्टर्स की इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आ गई वो ये आ गई L1 प्लस में L2। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कि अगर हमारे पास इंडक्टर n नंबर ऑफ इंडक्टर लगे हो, n नंबर ऑफ इंडक्टर लगे हो, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, L1 प्लस में L2 प्लस में एंड सो ऑन करके Ln तक आ जाएगी। हमारे पास इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस आएगी वो ये आएगी। अगर हमारे पास जितने भी इंडक्टर लगे हों, जितने भी हमारे पास इंडक्टर लगे हो और सभी इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस बराबर हो, सभी इंडक्टर्स की सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो, बराबर हो, ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो भी सबकी बराबर हो, सबकी हम L कंसिडर कर लें, सबकी अगर हमारे पास L होगी, बराबर होगी, तो हमारे पास नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आएगी वो आएगी NL। क्या आएगी, NL। इस चीज का आप ध्यान रखो। इसी के बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें अब की बार इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। इट मीन अगर आप दो या दो से ज्यादा इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो नेट इंडक्टेंस आती है वो क्या आएगी, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर दो इंडक्टर का इस्तेमाल किया है। पहले वाले इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस को L1 कंसीडर कर लिया, दूसरे वाले इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस को हमने L2 कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हम करंट दे रहे हैं, तो जैसे हम करंट यहाँ से पास करवाएंगे तो आगे चल के करंट की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। इस डायरेक्शन में जो करंट गया उसको हमने I1 कंसीडर कर लिया। L1 इंडक्टर से जो हमारे पास करंट पास हो रहा है वो I1 है, और इस वाले इंडक्टर से जो करंट पास होगा हमने वो I2 कंसीडर कर लिया। अपने दिमाग में सेट करो कि इससे पहले ठीक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल अलग रहता था। यहां चीजें बिल्कुल उल्टी है, यहां करंट डिफरेंट है, बट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फिर चाहे आप रजिस्टर लगा लो, चाहे कैपेसिटर लगा लो, चाहे इंडक्टर लगा लो, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इन दो पॉइंट के बीच की जो ईएमएफ है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। इसके बाद आप कितने ही इंडक्टर का इस्तेमाल कर लो। तो इस चीज को अपने दिमाग के अंदर सेट करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईएमएफ जो है या पोटेंशियल जो है वो तो रहेगा सेम, और हमारे पास जो करंट है ना वो रहेगा डिफरेंट। अलग अलग इंडक्टर से अलग अलग करंट पास हो रहा है, तो हमारे पास इस केस में करंट रहेगा डिफरेंट। और सेल्फ इंडक्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो चीज आपको डिफरेंट लगती है ना आप उसी पर फोकस करो सबसे पहले। तो आपको डिफरेंट यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, करंट। तो जो चीज आपको डिफरेंट लग रही है उसको बाहर निकालो। उसमें पोटेंशियल अलग था तो हमने नेट पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 करके। यहाँ पर हमारे पास करंट डिफरेंट है तो हम यहाँ पे नेट करंट फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास इस कंडीशन में जो नेट करंट आएगा I वो किसके बराबर आएगा, I1 प्लस में I2। ऐसे हम I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ऐसे हम नेट करंट फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2। अब देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको करंट निकालना आना चाहिए। अगर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसकी जो अंदर करंट की जो टर्म है वहां से आप करंट की वैल्यू को एलिमिनेट करो। देखो आपको पता है कि ईएमएफ जो है ना वो किसके बराबर है, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। यहां से आप डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, डी टी को उधर लेके जाओ तो ई डी टी, एल को नीचे ले आओ अपॉन में एल,
और माइनस साइन है तो माइनस साइन को उधर ले जाओ। ये मेरे पास जो करंट आया है वो स्मॉल करंट आया है, लेकिन हमें चाहिए टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा तो हमारे पास नेट करंट आया, और नेट करंट जो आया ना हमारे पास वो आया I इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E बाई एल इंटू में dt। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं पहले करंट का जिक्र करूं तो आपको दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी है कि L1 इंडक्टर, ये वाला जो इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L1 है, तो इस वाले इंडक्टर के अंदर करंट जो है ना वो I1 है। अगर मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो आपको यहां L1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे I2 लेता हूं दूसरे वाला करंट, तो दूसरे वाला करंट किससे पास होगा, दूसरे वाली इंडक्टर से पास होगा, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी, L2 होगी। E को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि E जो है ना वो क्या है, सेम। EMF जो है वो क्या है, सेम, पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे I की जगह मैं क्या लिखूं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E बाई एल इंटू में dt इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल विल बी सेम। अगर करंट चेंज हो रहा है, I से I1 करंट हो रहा है, तो करंट अगर चेंज है तो EMF में हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अपॉन में L हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस इस वाले इंडक्टर की L1 है जिससे करंट I1 पास हो रहा है, तो I1 करंट हमारे पास L1 से पास हो रहा है तो हमने L1 लिख दिया इंटू में dt, प्लस में माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ E अपॉन में पोटेंशियल विल बी सेम। करंट फिर से चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल विल बी सेम। नीचे वाला करंट जो है ना वो L2 से पास हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे L2 और इंटू में dt, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E बाई एल इंटू में dt इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E बाई एल इंटू में L1 इंटू में dt और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E बाई L2 इंटू dt। यहां से अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ E बाई एल इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ E बाई L1 इंटू dt और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ E बाई L2 इंटू dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt और इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt, ये चीजें यहां से कॉमन है बिल्कुल। दोनों केस के अंदर ध्यान से देखो, दोनों केस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt को हम बाहर ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा इस वाले इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt के साथ। तो हमारे पास जो नेट टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस का 1 अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन L1 और यहां से बचेगी माइनस का 1 अपॉन में L2। इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dt, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी कि तीनों में कॉमन है। हमारे पास ये यहाँ से 1 बाई एल और यहाँ से डिफरेंट क्या है 1 बाई L1 और माइनस में यहाँ से डिफरेंट क्या है 1 बाई L2। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एल इज इक्वल टू, माइनस यहां से कॉमन ले लो, अंदर रह गया 1 अपॉन में L1 प्लस में 1 अपॉन में L2। माइनस से माइनस क्या होगी, कैंसिल, तो 1 अपॉन में L, यानी इक्विवेलेंट जो हमारे पास इंडक्टेंस आई वो क्या आई 1 अपॉन में L1 प्लस 1 अपॉन में L2। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास ये आ गई इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इससे आगे अगर आप बढ़ा के लिख सकते हो तो ये चीज लिख सकते हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम आया L1 इंटू में L2, L1 इंटू में L2, तो हमारे पास ये आ गया L2 प्लस में L1। और हमें चाहिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ये आई हमारे पास 1 अपॉन L इक्विवेलेंट, तो हमें चाहिए L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा, इसको पलट दो इस टर्म को, L1 L2 L1 L2 अपॉन में L1 प्लस में L2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।